जय हिंद जय भारत मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे वीडियो के क्रम में मेरी अगली वीडियो आ चुकी है और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि विद्युत क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे एनसीईआरटी का मित्रों चैप्टर नंबर 12 है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा वह है विद्युत। क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी ये मोड़ लेता हूँ ताकि जो चाक यहाँ पर इरेज करने पर उड़े तो इससे शर्ट हमारी गंदी ना हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में। तो विद्युत हमारा जो है ये कक्षा 12 का जो कक्षा 10 का 12वां चैप्टर है। हम बात कर लेते हैं कि विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या। विद्युत मित्रों, विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हम ऊर्जा के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि ऊर्जा क्या है। तो विद्युत भी हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम आसपास में अपने जितने भी सारी चीजें देखते हैं सबका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग जरूर है। हम अपने चारों ओर जितनी भी चीजें देखते हैं सबका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से है जरूर। तो हम बात कर लेते हैं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। हमारे गांव में कहते नहीं है बिजली आ गई, वही बिजली जो हमारे गांव में बिजली कहा जाता है, जिसे बिजली कहा जाता है, वही बिजली हमारे फिजिक्स की भाषा में उसे ही विद्युत कहा जाता है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, विद्युत आखिर है क्या। हमने बात किया विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जो विद्युत धारा का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, विद्युत का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो विद्युत का उपयोग हम विद्युत धारा के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, विद्युत धारा के रूप में करते हैं। अब अभी विद्युत धारा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तब हमारा क्लियर हो जाएगा कि विद्युत हमारा है क्या। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि स्रोत मीन्स जहां से हमें विद्युत ऊर्जाएं मिल सकती हैं। तो विद्युत ऊर्जा का जो पहला स्रोत है वह है हमारा पानी। इसका मतलब जब पानी पहाड़ों से मतलब ऊंचाइयों से झरना वगैरह जब नीचे गिरता है तो उसमें एक यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आगे बात करेंगे। तो उसमें एक ऊर्जा होती है जो हमारे नीचे रखे विद्युत उपकरणों द्वारा, मतलब ऐसे उपकरण जो उस ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर दें, उनकी सहायता से हम उस जल द्वारा विद्युत प्राप्त करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रमुख स्रोत है वो सूर्य। सूर्य की सहायता से भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। किस प्रकार से, सोलर प्लेटों द्वारा हम सूर्य की ऊर्जा को लेकर और यहाँ विद्युत ऊर्जा में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए हम सोलर प्लेट का यूज करते हैं। विद्युत का हमारा तीसरा जो स्रोत है वो पवन यानी कि हवा है मित्रों। हवा द्वारा हम किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन करते हैं, इसके लिए हम बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगाते हैं जो काफी ऊंचाइयां तक जाती हैं और वहां पर उनमें पंख लगे होते हैं जो इस प्रकार से घूमते हैं और नीचे कुछ ऐसे उपकरण लगे होते हैं जिनकी मदद से हम उन ऊर्जा को, यानी कि वह भी एक पवन ऊर्जा है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब विद्युत का हमारा जो चौथा प्रमुख स्रोत है वह है सेल अथवा बैटरी, यानी कि सेल या बैटरी की मदद से भी हम उसको मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सेल या बैटरी, इसका मतलब हमने भी कहा कि विद्युत सेल या बैटरी आखिर है क्या। विद्युत सेल जो होता है यह एक प्रकार की बैटरी, इसका मतलब विद्युत सेल किस प्रकार से हमें ऊर्जा देता है। विद्युत सेल एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, एक ऐसा वो उपकरण मान लीजिए जिसकी मदद से हमें रासायनिक ऊर्जा, यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि रासायनिक क्या है, जिनमें हम रसायन की सहायता से, जैसे हमारे केमिकल्स होते हैं, उनकी सहायता से विद्युत का उत्पादन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। इसका मतलब विद्युत सेल जो होता है वह उनकी मदद से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, क्या हम विद्युत को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, विद्युत हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि विद्युत का उपयोग हम विद्युत धारा के रूप में करते हैं। अब हम आइए बात करते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में। साथियों, हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है विद्युत आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको बेहतर समझाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ और उनमें उपस्थित कण तथा कणों के अवयव के बारे में। हम बात कर लेते हैं कि परमाणु, इसका मतलब परमाणु क्या होता है। इसके एक शब्द परमाणु, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ शब्द लिखा करते थे साइड में, उन शब्दों को मैं अपनी पिछली वीडियो में डिफाइन कर चुका हूं। अगर आपने अब तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर उन शब्दों को देखते रहें। तो हमारा एक शब्द यहाँ पर परमाणु है, परमाणु को भी हम आगे डिफाइन करेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो हमारा कोई परमाणु जो होता है वो 3 मुख्य कणों से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब कोई हमारा जो कण है, परमाणु है, वो अगर इस प्रकार से किसी परमाणु को मान लें तो हमारा जो परमाणु का सेंटर होता है, यानी कि गोलीयकार मान लें, तो जो सेंटर होता है उसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु का नाभिक कहेंगे, जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। हमारा जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वह हमारे परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, यानी कि यहाँ पर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर चक्कर लगाता रहेगा इलेक्ट्रॉन का क्या कार्य है कि यहाँ पर चक्कर लगाता रहेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के परमाणु के केंद्र पर हो गया, सेंटर पर हो गया, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं चारों ओर क्यों चक्कर लगाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बात अभी बाद में करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जब प्रयोगों द्वारा यह देखा गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जब किन्हीं 2 प्रोटॉनों को समीप लाया गया, यानी कि जब किन्हीं, मान लीजिए प्रोटॉन है, जब 2 प्रोटॉनों को हम समीप लाते हैं तो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। प्रोटॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में समीप लाया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते थे कि वो भी एक दूसरे को दूर ढकेलते थे। जैसा कि चुंबक का क्या कार्य है, आप लोग घर में बैठिए और एक चुंबक लीजिए और चुंबक को देखिए कि जब उसकी दोनों साइड नॉर्थ हो जाती है, यानी कि दोनों उत्तरी ध्रुव उसका हो जाता है, तो चुंबक भी एक दूसरे को ढकेलने लगता है। और जब एक नॉर्थ एक साउथ हो जाता है तो चुंबक भी एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। सेम वही प्रकार अगर 2 प्रोटॉनों को आपस में आप पास लाया जा रहा था तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, और जब 2 इलेक्ट्रॉनों को समीप लाया जाता था वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को समीप लाया गया, मतलब आपस में सटाने के लिए लाया गया, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, यानी कि वो एक दूसरे से सट जा रहे थे। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन थे वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करने लगा। जैसे यार हम इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, शादी। क्या एक मेल जो एक मेल होगा क्या मेल से शादी करेगा? 99% केसेस में ऐसे होता है कि जो मेल होगा वो फीमेल से ही शादी करेगा। इसका मतलब, और फीमेल जो होगी वो भी मेल से ही शादी करेगी, फीमेल शादी नहीं करेगी और मेल शादी नहीं करेगी। यहाँ पर जो हमारा ये प्रोसेस है प्रतिकर्षण और प्रतिकर्षण, इसको हम मेल के बीच शादी मान लेते हैं और फीमेल के बीच शादी मान लेते हैं, और जो आकर्षण है वो मेल और फीमेल के बीच शादी मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आकर्षित हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस हुआ, यानी कि जो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करा, मतलब एक बल तो कार्य करेगा ही, जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, और इस बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस बल को हम विद्युत बल कहते हैं, यानी कि जो 2 आवेशों, अभी आवेश हमने नहीं बताया है इसलिए आवेश नहीं कहेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल कार्य किया उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। अब वह कौन सा कारण यहाँ पर आ गया कि जिसके कारण प्रोटॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है? तो यह है आवेश। इन पर स्थित आवेश है, इन पर स्थित चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 पॉजिटिव यानी कि 2 मेल एक दूसरे को ढकेलेंगे बाहर, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हटो। एक मेल क्या कहेगा, एक पुरुष क्या कहेगा एक पुरुष से कि तुम हटो,
तुमसे हम शादी नहीं करेंगे। और फिर एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी कि एक महिला दूसरी महिला से क्या करेगी, तुम हटो, हम नहीं करेंगे तुमसे शादी। लेकिन जब एक पुरुष और एक महिला जब शादी करने की बात आई तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है, हम आपसे शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यही कारण था कि एक दूसरे को आकर्षित और एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो हमारा वह कारण जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न हुआ वही हमारा आवेश है। तो आई होप आप सभी विद्युत आवेश को समझ चुके हैं। तो विद्युत आवेश के आगे जो हमारा टॉपिक है वह विद्युत बल आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा के बारे में कि आखिर विद्युत धारा होती क्या है। तो हमारे इस क्षेत्र का अगला जो टॉपिक है वह विद्युत धारा। हमने विद्युत क्या होता है पढ़ा, विद्युत के स्रोत क्या होते हैं पढ़ा, विद्युत बल क्या होता है पढ़ा, और विद्युत आवेश क्या होता है पढ़ा। तो हमारा अब अगला जो टॉपिक है वह विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले अभी बताया था कि जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है, नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ऋण आवेश। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है हमारा वह उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था वह नाभिक पर उपस्थित होता था और इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते थे। अब हम बात कर लेते हैं, यदि इसमें से यह कोई परमाणु है, यदि इसमें से किसी भी प्रकार से कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाता है, एक बात और, जहां यहाँ किसी भी परमाणु में, किसी भी संतुलित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। यानी कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तभी वह बैलेंस मतलब वो बैलेंस रहता है, मतलब तभी वो संतुलित रहता है। तो हम बात कर लेते हैं कि जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तो वह संतुलित रहेगा। अब अगर किसी परमाणु में से एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो माइनस की संख्या घट जाती है, तो वह जो परमाणु होता है वह धनावेशित हो जाता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसमें से माइनस कम हुआ है, वह धनावेशित हो जाएगा। और जब किसी परमाणु से प्लस चार्ज यानी कि प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, इधर उधर चले जाते हैं, प्रोटॉन निकल कर चले जाएं, तो हमारा जो प्लस की संख्या कम हो जाएगी और वह जो परमाणु होगा वह हमारा ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। तो यदि हम किसी धनावेशित, इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी धनावेशित परमाणु को इस प्रकार रखें, यहाँ पर इस पे प्लस चार्ज होगा, और अगर कोई ऋणावेशित परमाणु को इस प्रकार रखें, यहाँ पर इसमें माइनस चार्ज होगा। तो अगर इसमें कोई धनावेशित और कोई ऋणावेशित मतलब रखें, एक ये धनावेशित परमाणु है या ऋणावेशित परमाणु है, हमने पढ़ा कि धनावेशित परमाणु किस प्रकार बनता है, ऋणावेशित किस प्रकार बनता है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, एक या कई इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए तो उस पर धनावेश आ जाता है। जब माइनस गायब हुआ तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो जाएगा तो उस पर धनावेश आ जाएगा। और जिसमें से प्रोटॉन गायब हुए, जब प्रोटॉन गायब होते हैं तो प्लस वाला गायब हो जाता है, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो वह ऋणावेशित हो जाएगा। तो जब इस प्रकार से किसी भी दो प्लेट, दो परमाणु को समीप लाया जाएगा तो क्या प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ पर तो हमारे वो ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, सॉरी यहाँ से प्रोटॉन जाएंगे, यहाँ से प्रोटॉन जाना शुरू हो जाएंगे, आपस में इस प्रकार साझा करने लगते हैं। और यहाँ से जो हमारा आएगा वह आएगा इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा थे। तो जब किसी दो धनावेशित, यानी कि जब धनावेशित तथा ऋणावेशित परमाणु को आपस में समीप लाया जाता है तो उनमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी साझेदारी शुरू हो जाती है। यानी कि जब तक, और यह कब तक चलती रहती है, जब तक कि यह तब तक चलती रहेगी जब तक कि इनमें और इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ना हो जाए। तो जब यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी तब यह प्रोसेस बंद हो जाएगा। अब जो यह मतलब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो यह बहाव है, जो है चलने का प्रोसेस है, यही विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब I इज इक्वल टू Q बाई T।
विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। और हमने विद्युत आवेश में नहीं बताया कि विद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, विद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। और ये टाइम T, ये समय से डिनोट, इसे T से डिनोट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं आवेशों का जो प्रवाह है, आवेशों का जो प्रवाह है वही विद्युत धारा है। तो आवेश का जो प्रवाह होगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यही हमारा हो जाएगा विद्युत धारा का फार्मूला, ये हो जाएगा विद्युत धारा का फार्मूला। तो Q/T। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वह होता है एम्पियर। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है वह होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर के आगे अगर मीटर लगा दिया जाए तो हो जाएगा एम्पियर मीटर, और इसको अगर शार्ट कर लिया जाए तो हो जाएगा एमीटर। एमीटर। हम विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से नापते हैं? एमीटर की सहायता से नापते हैं। अब जो हमारा विद्युत आवेश होता है उसे Q से नोट करते हैं, और विद्युत आवेश का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मात्रक, वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो अब हम बात करते हैं आगे की। जो हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वो विद्युत धारा की दिशा है। इसका मतलब कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है। हमने अभी बात की कि जो पॉजिटिव चार्ज होता था, धन आवेश कुछ इस प्रकार से जिसमें प्रोटॉन होते थे, और ऋण आवेश को हम इस प्रकार से जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते थे, इस प्रकार से नोट करते हैं। तो जिस तरफ हमारा धन आवेश चलेगा विद्युत धारा भी हमारी उसी तरफ चलेगी। इसका मतलब अगर धन आवेश जो हमारा इधर को जा रहा है तो हमारा विद्युत धारा भी इधर को ही जाएगी, और ऋण आवेश जिस ओर चलेगा उसके विपरीत विद्युत धारा चलेगी। इसका मतलब अगर जो हमारा ऋण आवेश इधर जा रहा है तो हमारी विद्युत धारा जो होगी वह इधर को चलेगी। आप लोग समझ रहे हैं ना कि प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा चलती है तथा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा चलती है। यानी कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? जिस ओर इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके विपरीत विद्युत धारा चलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि विद्युत के किस पदार्थों में विद्युत की सुग्राहिता के बारे में, कि किस पदार्थ में विद्युत की सुग्राहिता अधिक होती है, मतलब किस पदार्थ में अच्छे मतलब सही ढंग से विद्युत चल सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सुनिएगा, हमारा जो विद्युत के मतलब चालक विद्युत की सुग्राहिता होती है तीन प्रकार से होती है। एक विद्युत के सुचालक, एक विद्युत के कुचालक, तथा तीसरा जो होता है विद्युत के अर्धचालक। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत के सुचालक क्या होते हैं। वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी अवरोध के आसानी से सुगमता से हो उन्हें हम विद्युत के सुचालक कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह संभव है उन्हें हम विद्युत का सुचालक कहते हैं। अब विद्युत के कुचालक के बारे में बात करते हैं। वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से ना हो, यानी कि बिल्कुल ना हो, विद्युत धारा का प्रवाह जिन पदार्थों में ना हो पाए उन्हें हम विद्युत के कुचालक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा विद्युत के अर्धचालक। वह पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह जो है जब तक उसमें से कोई बाहरी परिवर्तन न किया जाए, बाहरी चेंज न किया जाए, यानी कि उसकी ताप में, उसके दाब में कोई परिवर्तन अगर ना किया जाए तो उसमें विद्युत का सुचालन न हो पाए, यानी कि विद्युत उसमें न प्रवाहित हो पाए, तो वह होते हैं हमारे विद्युत के अर्धचालक। विद्युत के अर्धचालक है हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन। विद्युत के कुचालक है हमारे कांच, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि, ये हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं। और विद्युत के सुचालक जो होते हैं लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी वगैरह। विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है मित्रों वह चांदी मानी जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा तीव्र गति से अगर विद्युत का प्रवाह किसी प्रकार के वायर में होता है तो वह चांदी के वायर में होता है। अगर हम सिल्वर की वायर ले आए, चांदी के तार ले आए तो उसमें विद्युत का प्रवाह जो है, मतलब विद्युत धारा की तीव्रता जो है वो सबसे अधिक होती है। तो हमने बात की विद्युत के सुचालक, कुचालक तथा अर्धचालक के बारे में। जैसा कि हम लोग अपने व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि जब हम सिलिकॉन की छड़ ले लें, एक सिलिकॉन की छड़ होती है, और उसको एक ऊन के धागे से रगड़ लें और उसको कागज के टुकड़ों के समीप ले जाएं तो क्या करती है वह, और कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। मतलब कब? जब हम इसके जिस सिरे में हम पकड़े हैं उस सिरे में प्लास्टिक का कवर लगा देंगे। प्लास्टिक का कवर लगाकर जब सिलिकॉन की छड़ पकड़ेंगे और उसको ऊन से रगड़कर कागज के टुकड़ों के समीप ले जाएंगे तो वह उनको आकर्षित कर लेगी। लेकिन क्या होता है, जब हम प्लास्टिक का कवर हटाकर अपने हाथ से सिलिकॉन का छड़ पकड़ लें और उसके बाद में क्या होता है, अगर उनको ऊन से रगड़कर कागज के टुकड़ों के समीप ले जाएं तो वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करती है। इसका क्या कारण है?
कि जो हमारा जब हम प्लास्टिक का कवर लगाए थे तो हमारे जो यहाँ से सिलिकॉन की छड़ वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी जो थे वो हमारी हाथों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। प्लास्टिक क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है तो वो नहीं पहुंच पा रहे थे। इस वजह से जो उसका आवेश था, जो उसका चार्ज था, वो उसी पर आवेशित, वह उसी पर था, मतलब सिलिकॉन की छड़ पर ही था और कागज के टुकड़ों को आसानी से आकर्षित कर लेते थे। जब हमने प्लास्टिक का कवर हटा दिया, उसको हाथ से पकड़ लिया, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो भी प्रवाहित हो रहा हो वो हमारे हाथों द्वारा, मतलब हाथ से और उनका साझा हो गया और साझा होने के बाद उनकी संख्या जो है बराबर हो जाती है और इन पर यानी कि सिलिकॉन की छड़ पर आवेश नहीं आ पाता है, जिस वजह से कागज का जो टुकड़ा होता है वह आकर्षित नहीं होता है। तो हमने बात की विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, चालक, सुचालक तथा अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कि सुचालक, कुचालक तथा अर्धचालक क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल के बारे में अब हम बात करते हैं अपनी अगली टॉपिक। तो हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है विद्युत विभवांतर, कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। हम बात कर लेते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। हमारी धारा जो बहती है, धारा का बहना संभव हो पाता है आवेश के प्रवाह पर। इसका मतलब कि अगर हमारा आवेश का जो प्रवाह होता है, जो बहाव होता है, यदि हमारे आवेश इधर उधर ना बहे तो हमारी धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपनी जगह से ना खिसके, मतलब अगर ना इधर उधर बहे तो हमारा विद्युत धारा भी नहीं बहेगी। तो अब हमारा जो विद्युत धारा बहती है, इसको बहने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मीन्स जिससे होकर विद्युत धारा बहती है। तो माध्यम हमारा कोई पदार्थ ही होता है, इसका मतलब कोई चीज ही होती है। तो उस चीज में उसके अवयवी कण होते हैं, यानी कि जिससे मिलकर वह पदार्थ बना होता है, जो उस पदार्थ में उपस्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होता है तो उस पदार्थ के अवयवी कण, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो प्रवाह है, यानी कि आवेश का जो प्रवाह होता है वो उस पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण से टकरा कर होता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो अवयवी कण से टकराया करते हैं। तो चूंकि विद्युत धारा को बहने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है ही, तो वो टकराया करेंगे। तो उस टकराने के बाद उनको पार करने के लिए इन आवेशों को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेशों द्वारा उस बाधा को पार करने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा विद्युत विभवांतर हुआ, आवेश के प्रवाह को जो कार्य करना पड़ता है, उस बाधा को पार करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही हमारा विद्युत विभवांतर होगा। और विद्युत विभवांतर को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। तो हमारा B जो हो जाएगा W/Q, यानी कि W मीन्स वर्क, यानी कि कार्य जो करना पड़ेगा, आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा विद्युत विभवांतर हो जाएगा। इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, कार्य और आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। इसका अगर हम Q को 1 कर दें, 1 कूलाम मान लें, Q को अगर हम 1 कूलाम मान लें, क्योंकि हमारा Q आवेश है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, तो हमारा क्या निकल कर आएगा W/1, यानी कि एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य हमारा विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत विभवांतर के मात्रक के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल, और जो कूलाम का मात्रक आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम। तो हमारा जो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल/कूलाम। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे कि जूल/कूलाम जो होगा वो विद्युत विभवांतर का मात्रक हो जाएगा। अब तक हमने जो टॉपिक्स आपको पढ़ाई, क्या आपको सभी समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है और उस पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आई। हम अपनी आगे की जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको वो टॉपिक समझा कर आगे बढ़ेंगे। तो हमने विद्युत विभवांतर के बारे में बात करी कि विद्युत विभवांतर आखिर होता क्या है। आवेशों के प्रवाह को निरंतर जारी होने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा विद्युत विभवांतर होगा। अब हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है ओम का नियम। तो साथियों, हमारा इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वह है विद्युत विभवांतर तथा धारा में संबंध। इसका मतलब कि विद्युत विभवांतर V और धारा I में क्या संबंध होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द विद्युत विभवांतर एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम बात कर लेते हैं विद्युत विभवांतर और धारा में संबंध के बारे में।
तो हमारे फिजिक्स के दुनिया में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, सर जॉर्ज साइमन ओम। उनका क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम नाम था उनका। तो उन्होंने धारा, इसका मतलब किसी चालक में बहने वाली धारा तथा उनके सिरों पर लगे गए विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया। वह क्या था हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कि यदि किसी चालक के ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, फिर से सुनिएगा, यदि किसी चालक के ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर होगा वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि B जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा I के। फिर हम बात कर लेते हैं ओम के नियम के बारे में। यदि किसी चालक के ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी वह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब हमारा यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम लोग, और यही हमारा ओम का नियम है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं और जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट, कोई नियतांक लग जाता था। तो यहाँ पर हमारा जो वह कांस्टेंट होगा वह हो जाएगा R इंटू I। अब हमारा यहाँ R को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध के बारे में हम अपनी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि यह वीडियो वास्तव में लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसका लिंक आपको ये यहाँ मिल रहा है। ये जो वीडियो शो हो रही है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तो हम बात कर लेते हैं, ये पार्ट 1 था, आगे हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम वो प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो हमारा B = R/RI जो होगा यही हमारा ओम का नियम होगा। तो साथियों, ये हमारा विद्युत चैप्टर का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग ने विद्युत क्या होता है पढ़ा, विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या है पढ़ा, विद्युत बल क्या होता है पढ़ा, विद्युत धारा क्या होती है पढ़ा, विद्युत विभवांतर क्या होते हैं पढ़ा, विद्युत आवेश क्या होता है पढ़ा, और हमने और भी चीजें जैसे कुचालक, सुचालक और ओम का नियम इत्यादि पढ़ा। आप लोगों को जितनी भी टॉपिक मैंने पार्ट 1 में पढ़ाई है, अगर उसमें से आप लोग कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमें कृपया कमेंट बॉक्स में या हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें भेज सकते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आई। हम उस बात को पार्ट 2 में दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। हम इस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो बनाएंगे कल। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया आप हमारे चैनल को, अगर सब्सक्राइब तो बनता है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए और बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ आगे की वीडियो देखने के लिए। तो हम इसका बनाएंगे पार्ट 2।